types of debt instrument scheme or plans. Types of debt instrument scheme or plans, right? So first one is what? Fixed maturity plans. Second one, capital protection funds. Then third one, gilt funds. Fourth, balance funds. Then fifth one, monthly income plans. And sixth one, child benefit plans. These are some of the important points taken from debt instrument scheme or plans. Okay, तो अब इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप. ओके, तो फर्स्ट वन विल बी व्हाट? योर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स. क्या दिया बेटा? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स. नाउ फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आर व्हाट बेटा? दीज प्लान्स आर व्हाट? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स आर क्लोज एंडेड डेट स्कीम. क्लोज एंडेड इसीलिए बोलते हैं ना, क्योंकि एक स्टिपुलेटेड पीरियड है, एक टाइम पीरियड फिक्स होता है. समझे कि नहीं? ओपन एंडेड की तरह नहीं है. ओपन एंडेड की तरह कभी भी आ गया कभी भी चला गया, ऐसा है. इट्स अ क्लोज एंडेड डेट स्कीम विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड. मैच्योरिटी पीरियड भी क्या होता है बेटा? फिक्स होता है. बराबर है. सो फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, दैट इज एफएमपीस, आर क्लोज एंडेड डेट स्कीम विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड. राइट? नाउ फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स, दैट इज एफएमपीस, invest in what? It invest in debt and money market instruments. What? FMPs, that is fixed maturity plans, invest in, ये जो fixed maturity plans है, बराबर है, ये स्कीम में पैसा डाला तो ये कहाँ इन्वेस्ट होता है बेटा? इन्वेस्ट इन डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. ये पैसा आपका डेट में ही जाएगा. फिक्स मैच्योरिटी तो डेट में ही मिलेगा आपको. और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक फिक्स डिपॉजिट्स में, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स पे, कॉर्पोरेट डिपॉजिट भी हो सकता है, कमर्शियल पेपर्स है, एंड हाईली रेटेड सिक्योरिटीज, और जिसका रेटिंग अच्छा है वहां ये फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स का क्या बेटा? स्कीम आपका इन्वेस्ट करता है. फिक्स मैच्योरिटी प्लान का जो स्कीम है वो आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? फिक्स मैच्योरिटी प्लान से. तो बराबर है. नॉर्मली डेट और अदर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो भी है, लाइक एफडीज, बैंक एफडीज, अपना कॉर्पोरेट एफडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, एंड हाईली व्हाट? हाईली रेटेड सिक्योरिटीज में. गॉट इट? और इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? देयर ऑब्जेक्टिव्स इज व्हाट? फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान्स, इनका ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये स्कीम का, ये प्लान का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड कैपिटल प्रोटेक्शन. आपका कैपिटल प्रिजर्व रहेगा ना बेटा. सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है भाई. डेट और इक्विटी में सबसे बड़ा बेनिफिट डेट का क्या है? आपको कैपिटल प्रोटेक्शन मिलता है एज कंपेयर टू इक्विटी. हाँ, एज कंपेयर टू इक्विटी कैपिटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा एंड स्टडी रिटर्न्स आपको मिलेगा. स्टडी रिटर्न्स मिलेगा. धीरे धीरे आपको एक नॉर्मल रेगुलर रिटर्न्स मिलता है इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. राइट है? सो यहाँ सबसे बड़ा बेनिफिट है फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान का, दैट इट प्रोवाइड्स व्हाट? कैपिटल प्रोटेक्शन एंड स्टडी रिटर्न्स ओवर अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड. दैट्स इट. क्लियर? तो याद रखना, फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड आपका इन्वेस्ट किधर करता है? डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में, लाइक deposits, certificate of deposit, commercial papers, highly rated securities, all that. Got it? So these points you all have to remember it. Okay? Capital protection fund नाम से ही मालूम पड़ रहा है कैपिटल आपका प्रोटेक्ट होगा. इट मींस नॉर्मली इट इज नॉर्मली अ क्लोज एंडेड डेट स्कीम. एक तरह से क्लोज एंडेड डेट स्कीम ही हो गया ना. अब कैपिटल प्रोटेक्शन फंड के लिए आपको पैसा आपका लॉन्ग टर्म तक के लिए रखना पड़ेगा. लॉन्ग टर्म तक के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको रखना पड़ेगा. सो क्लोज एंडेड डेट, देखो क्लोज एंडेड डेट स्कीम में इट्स व्हाट? क्या? इट इज नॉर्मली अ क्लोज एंडेड डेट स्कीम दैट एम्स टू सेफगार्ड द प्रिंसिपल अमाउंट. ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ रखेगा एंड ऑल्सो ऑफर, ये क्या ऑफर करेगा? पोटेंशियल इक्विटी लिंक्ड कैपिटल एप्रिसिएशन. ये कैपिटल प्रोटेक्शन फंड आपको क्या ऑफर करेगा? पोटेंशियल इक्विटी लिंक्ड कैपिटल एप्रिसिएशन. अगर आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, अब कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में आ गया, कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में, तो ये आपका क्या करेगा? सम अमाउंट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेगा लॉन्ग टर्म पीरियड की. तो वो लॉन्ग टर्म पीरियड में आपको इक्विटी लिंक्ड कैपिटल एप्रिसिएशन तो मिलना ही है, क्योंकि इक्विटी मार्केट में तो भाई एवरेज बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा ही. और मैंने क्या बोला कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. इक्विटी मार्केट में पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. समझा? पेशेंस रखो, एनालिसिस करो, टेक्निकल चार्ट्स, फंडामेंटल चार्ट्स सारे स्टडी रखो.
सारे स्टडी करो, उसके बेसिस पे पूरा आपको डिसीजन लेना है, और पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, समझा कि नहीं। तो इक्विटी मार्केट में शॉर्ट टर्म में भी लोग कमाते हैं, बट उसके लिए बहुत एनालिसिस, स्टडी, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर, क्या हो रहा है, सबका नॉलेज, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इनडायरेक्टली क्या होगा, एवरीथिंग। फंडामेंटल चार्ट्स तो ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस तो ओके, टेक्निकल चार्ट्स, एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। सो इट ऑफर्स अ इक्विटी लिंक्ड कैपिटल एप्रिसिएशन। तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी सेफ गार्ड करता है, क्योंकि इट्स लाइक अ क्लोज एंडेड डेट स्कीम ही हो गया, बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं। So it is normally a closed-ended debt scheme that aims to safeguard the principal amount, and it also offers a potential equity-linked capital appreciation. क्या ऑफर करता है? Potential equity-linked capital appreciation. And such schemes are ideal for whom? For investors who want to protect their capital. क्या बेटा? Such schemes are ideal for investors who want to protect their capital against the downside risk. ठीक है, मतलब ये स्कीम किसके लिए आइडियल है? For those investors who want to protect their capital against the downside risk. भाई डाउनसाइड रिस्क तो मार्केट में कॉमन सी बात है, कब आपका फंड प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा, बराबर। तो ये फंड उनके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है कि कोई भी डाउनसाइड रिस्क होगा तो उससे प्रोटेक्ट करेगा, एंड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द इक्विटी मार्केट। और इक्विटी मार्केट में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होना चाहिए, बट इन्वेस्टर मस्ट इन्वेस्ट विद अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये कैपिटल प्रोटेक्शन फंड का बेसिक वही है, ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से फंड आपका इन्वेस्ट भी करेगा, राइट है भाई। इन्वेस्टर को मालूम रहना चाहिए ना, इन्वेस्टर को बोल देगा वो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। इक्विटी मार्केट का आपको अगर कैपिटल एप्रिसिएशन का भी बेनिफिट उठाना है तो आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए पैसा रखना पड़ेगा, समझा कि नहीं, पेशेंस रखना पड़ेगा, एवरीथिंग। तो कैपिटल प्रोटेक्शन फंड में याद रखो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी प्रोटेक्ट होगा, और इट ऑल्सो ऑफर्स अ पोटेंशियल इक्विटी लिंक्ड कैपिटल एप्रिसिएशन, और जिसके लिए आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये याद रखने का, समझा। सो दिस इज व्हाट कैपिटल प्रोटेक्शन फंड, क्या कैपिटल प्रोटेक्शन फंड। सो गिल्ट फंड्स, नाम ही मालूम पड़ रहा है आपको, गिल्ट फंड्स। गिल्ट का नॉर्मली मीनिंग क्या होता है, वो सुना होगा आपने, सोने की परत, गोल्ड का आउटलेयर, बरोबर। तो वो सब ठीक है, वो नॉर्मली डिक्शनरी मीनिंग के लिए ठीक है, इधर नहीं, ठीक है। तो गिल्ट इधर मतलब क्या हो गया, गिल्ट मतलब पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से रिलेटेड, गवर्नमेंट इधर सेंट्रल स्टेट, बराबर, मतलब पूरा गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड है बेटा, ठीक है बेटा। जिधर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आ गई, किसकी बात आ गई, कभी भी याद रखना, जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आ गई, ओके सही, गुड। तो जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात आ गई ना बेटा, तो हमेशा याद रखने का, मैंने कल आपको 2 टाइप्स ऑफ रिस्क बताया था। पहला क्या, इंटरेस्ट रेट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क, मतलब क्रेडिट रिस्क, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ये दोनों टाइप का रिस्क एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा, बताओ मेरा, कम ऑन टेल मी। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपको कौन से टाइप ऑफ रिस्क एग्जिस्ट होगा, कौन से टाइप ऑफ रिस्क, कौन से टाइप का रिस्क आपको एग्जिस्ट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बताओ जरा एक बार, कम ऑन बताओ, सोचो। अभी गिल्ड फंड तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो इसमें कौन सा रिस्क आ सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा कि क्रेडिट रिस्क होगा, टेल मी, देखता हूं कौन बताएगा, या दोनों होगा, कौन सा रिस्क होगा बोलो। ओके, एक आंसर आया है बट वो रॉन्ग है, और ओके ओके ठीक है, तो आंसर आए हैं, बट ठीक है, आंसर दिया है वो बड़ी बात है, वेरी गुड एवरीवन। चलो अब सुनो, ठीक है, देखो ध्यान देना, गुड, चलो अच्छा है, आंसर दिया आप लोगों ने, वेल डन बेटा, ट्राई किया। अब सुनो, गिल्ट फंड्स में हमेशा याद रखना, गिल्ट फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है,
कॉमन सी बात है, क्रेडिट रिस्क का तो सवाल ही नहीं उठता कि गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी नहीं। गवर्नमेंट आपका पैसा, आपने लाख रुपया डाला है तो गवर्नमेंट आपका लाख रुपया रिटर्न करेगी, प्रिंसिपल अमाउंट वो रिटर्न करेगी, वो डिफॉल्ट नहीं करेगी। अरे जिस दिन गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया उस दिन तो भरोसा उड़ जाएगा यार, समझा, मालूम पड़ा कि नहीं। तो गिल्ड फंड्स में, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, तो गिल्ड फंड्स में आपको क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, समझा, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती। सुना है क्या कभी गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया है, राइट। सो गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करती तो इसलिए क्रेडिट रिस्क बहुत कम है, मतलब ना के बराबर। इधर कौन सा रिस्क होगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क। कौन सा रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, हमेशा याद रखना। इसके लिए मैंने कल भी आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में पूरा एग्जांपल देके समझाया था, संयम का एग्जांपल, कि संयम ने समझो फेस वैल्यू 100 फेस वैल्यू का बॉन्ड खरीदा है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था संयम का, 8%। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, 8% का इंटरेस्ट रेट है। कल गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, समझो, बराबर है, पॉलिसी जो मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी, उस पे गवर्नमेंट ने चेंज किया। अब क्या हो गया, जो गवर्नमेंट का बॉन्ड्स है, बराबर है, उसका रेट, अब गवर्नमेंट का बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है ना, ठीक है। तो संयम ने 100 रुपए में खरीदा था एक फेस वैल्यू, मतलब एक बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपीज था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8%, समझा, 8%। अब आज क्या हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, आज रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया, समझो 6% हो गया। क्या, 6% हो गया, 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया ना। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया ना, तो इससे बेनिफिट किसको है, संयम को बेनिफिट है। क्यों, क्योंकि संयम को तो 8% ही मिल रहा है ना, बराबर है। और आज मार्केट में 6% हो गया, आज मार्केट में कितना हो गया, 6%। तो संयम तो खुश हो जाएगा एकदम, अरे मेरा 8% ही है, वाह सॉलिड। अब चाहे तो संयम क्या कर सकता है, अपनी सिक्योरिटी को मार्केट में प्रीमियम में बेच सकता है, प्रीमियम, प्रीमियम में, समझो 100 है उसका फेस वैल्यू कितना, समझो उसने खरीदा समझो 100 में, अब वो क्या कर सकता है, उसको 120 में बेच सकता है, बेच सकता है कि नहीं, 120 में चाहे तो बेच सकता है। एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं, 120 में मतलब ज्यादा अमाउंट में बेच सकता है, वो तो कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगा, बट एक डायरेक्ट एग्जांपल 120 में बेचा है, कितना, 120। तो बेटा 100 से 120 हो गया, तो ये जो 20 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहा है संयम को, वो क्या है, प्रीमियम है, प्रीमियम, दैट इज व्हाट प्रीमियम है कि नहीं, मालूम पड़ा, ये संयम को क्या हुआ, प्रीमियम मिल गया, एक्स्ट्रा अमाउंट इज व्हाट, प्रीमियम अमाउंट, है कि नहीं। तो ऐसे ही, इसलिए देखो कल मैंने बताया था इंटरेस्ट रेट रिस्क में, अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होगा, इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा है, डाउन होगा, तो बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा। तो देखा ना, बॉन्ड का प्राइस, संयम के बॉन्ड का प्राइस बढ़ गया ना, 100 से 120 हो गया, राइट। चलो इन कॉन्ट्रोवेंशन टू दैट, अब इसका अपोजिट लेते हैं। अभी संयम को 8% मिल रहा है, कल को समझो पॉलिसी चेंज हो गया और इंटरेस्ट रेट हो गया 10%, 10% हो गया। अब संयम टेंशन में, ओ माय गॉड, ये क्या, मेरे को तो 80% मिल रहा है, गवर्नमेंट तो अभी 10% दे रही है। तो संयम को इसमें क्या होगा, झटका लगेगा ना यार, कि यार इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, अब मेरा बॉन्ड अगर मैं बेचना भी चाहूं तो खरीदेगा कौन, कोई खरीदेगा 100 रुपए में संयम का बॉन्ड, कोई 100 रुपीज में खरीदेगा क्या, नहीं खरीदेगा। क्या बोलेगा वो, अगर संयम बेचने जा रहा है 100 रुपीज में, तो सामने वाला क्या बोलेगा, भाई संयम, मैं तेरा 100 रुपीज का बॉन्ड खरीद लूंगा, मेरे को 8% ही मिलेगा खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट, बट आज मैं अगर मार्केट से ले रहा हूं तो मेरे को 100 रुपए में 10% मिलेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मैं तेरा क्यों खरीदू यार, तेरा बॉन्ड क्यों खरीदू मैं। हाँ तेरा बॉन्ड एक शर्त पे खरीदूंगा मैं, तू अपने बॉन्ड का प्राइस कम कर दे, 80 रुपीज कर दे तो मैं खरीद लेता हूँ, 80 रुपीज कर दे तो मैं 8% में एग्री हो जाऊंगा। तो यस, संयम को करना पड़ेगा, 80 करना पड़ेगा, नहीं तो कोई नहीं खरीदेगा। कोई खरीदेगा क्या, कोई संयम का बॉन्ड खरीदेगा 100 रुपीज में 8% का इंटरेस्ट, कोई खरीदेगा 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, नहीं। 100 रुपीज लगा के 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा तो कौन खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में तो वही सेम पैसे पे आपको 10% इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो कोई नहीं खरीदेगा। इसलिए संयम को प्राइस अपना बॉन्ड का गिराना पड़ेगा, मतलब प्राइस कम करना पड़ेगा, बॉन्ड का प्राइस कम हो जाएगा। इसीलिए देखो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने,
व्हेन इंटरेस्ट रेट राइजेस बॉन्ड वैल्यू फॉल, बॉन्ड प्राइस फॉल, बराबर है, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा, समझा, मतलब इनवर्स रिलेशन, समझा कि नहीं। तो हमेशा याद रखना गिल्ड फंड्स, ये जो डेट फंड्स है उसमें ज्यादा करके आपको कौन सा रिस्क मिलेगा, इंटरेस्ट रेट रिस्क, बराबर है, और खास करके गिल्ड फंड में तो इंटरेस्ट रेट रिस्क ही मिलेगा, डिफॉल्ट रिस्क का तो इधर सवाल उठता नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहा है। बाकी डेट फंड्स में डिफॉल्ट रिस्क आ सकता है, बट इधर ये जो गिल्ड फंड्स है जो एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, उसमें बेटा डिफॉल्ट रिस्क का सवाल ही नहीं उठता, बराबर है। जिस दिन गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट कर दिया तो किसके ऊपर भरोसा करेगा यार, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो याद रखना बच्चों, तो ये तो कल पढ़ाया था मैंने एग्जाम्पल वाला संयम का, फिर भी एक बार रिवाइज करवा दिया मैंने इंटरेस्ट रेट रिस्क के बारे में, क्योंकि ये आंसर आपको मालूम होना चाहिए कि गिल्ड फंड्स में कौन सा रिस्क होता है, बराबर है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क याद रखना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो डिफॉल्ट रिस्क ना के बराबर है, क्योंकि गवर्नमेंट डिफॉल्ट नहीं करेगी यार, बराबर है कि नहीं, मालूम पड़ा। जिस दिन गवर्नमेंट डिफॉल्ट कर दी उस दिन सबसे भरोसा उठ जाएगा हमारा, ऐसा है। तो देखो, दीज फंड इन्वेस्ट एक्सक्लूसिवली इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये फंड किधर इन्वेस्ट करता है, एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट करता है किसमें बेटा, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, समझा। क्या बोला मैंने, बोला ना अभी जी, अपना जो गिल्ड फंड्स है वो किधर इन्वेस्ट करता है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इसीलिए इसमें डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता। डिफॉल्ट रिस्क मतलब क्रेडिट रिस्क, हाँ, डिफॉल्ट रिस्क इज व्हाट, क्रेडिट रिस्क, ठीक है। एंड आर बेस्ट सूटेड, फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, ठीक है। और ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है, हु आर रिस्क एवर्स, जो रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि इधर आपका जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया वो तो डूबेगा नहीं, डिफॉल्ट होगा नहीं, क्रेडिट रिस्क आएगा नहीं, प्रिंसिपल तो आपको रिटर्न मिलना ही है, गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी नहीं। हाँ, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट कम ज्यादा हुआ तो उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, समझा, जैसे संयम का एग्जांपल आपने देखा, ठीक है। चलो, अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डजंट हैव डिफॉल्ट रिस्क, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में देखो डिफॉल्ट रिस्क होता नहीं, ठीक है। एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू है ऑफ दी स्कीम, म्यूचुअल फंड के थ्रू जा रहे हो तो एनएवी ऑफ दी स्कीम आल्सो फ्लक्चुएट ड्यू टू चेंज इन इंटरेस्ट रेट, बोला ना भाई, इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो उसके बेसिस पे एनएवी पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, नेट एसेट वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा ही, एंड अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स, देखा ना, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो आपका बॉन्ड प्राइस कम हो गया तो उसकी वजह से एनएवी पे तो इम्पैक्ट पड़ना ही है ना बेटा, है कि नहीं, याद रखना। हाँ, और गिल्ड फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, याद रखना, जी सेक, जी सेक, याद रखो, ये ऑब्जेक्टिव्स में आता है, गिल्ड फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जी सेक, सेक मतलब सिक्योरिटीज का शॉर्ट फॉर्म, और जी फॉर गिल्ड, गावस्कर नहीं, गावस्कर इधर है, जी फॉर गिल्ड, ठीक है। तो जी सेक फंड, राइट, सो गिल्ड फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जी सेक फंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है जी सेक मतलब सिक्योरिटीज, और जी फॉर गवर्नमेंट, हाँ गवर्नमेंट मतलब इधर गवर्नमेंट मतलब क्या, गिल्ड फंड से रिलेटेड, तो गिल्ड आ गया मतलब याद रखने का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गिल्ड आ गया मतलब क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो जी सेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ठीक है। तो आप जी कभी भी याद रखना, गिल्ड आया, जी फॉर गिल्ड, तो गिल्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जी फॉर गिल्ड, गिल्ड मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसीलिए इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड बोलते हैं, समझा। तो गिल्ड फंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, जी सेक फंड, जी सेक फंड, तो जी फॉर आपका होता है गिल्ड, बट गिल्ड इधर क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, मालूम पड़ा। तो जी सेक फंड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, और मैंने क्या बोला, गिल्ड फंड्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आपका जो फंड होगा, आपका पैसा होगा, वो मेजर पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट होता है, याद रखना। सो देखो, मिनिमम, मिनिमम देख लो, मिनिमम, मिनिमम कम से कम आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है 80% मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम, तो मैक्सिमम पूरा 100% भी हो सकता है, ठीक है। मिनिमम 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स मेड इन लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्या बेटा, इधर मिनिमम 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट किधर इन्वेस्ट होता है बेटा, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, समझा।
अभी गिल्ड फंड में आपने देखा है ना, बहुत सारे गिल्ड फंड्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटी से रिलेटेड, बॉन्ड्स भी बहुत सारे हैं, देयर आर सो मेनी बॉन्ड्स, और बॉन्ड्स की बॉन्ड्स का लाइफ भी 10 साल, 15 साल, 20 साल। 2060 का भी बॉन्ड इशू हुआ है, ईयर 2060 तक के लिए बॉन्ड इशू हुआ है। सोचो, अभी लिया तो 2060 तक बैठ के खाली इंटरेस्ट खाने का हर साल, एवरी ईयर 7 पॉइंट कुछ रेट है, 7.67 ऐसा कुछ रेट है शायद, नियर अबाउट, ठीक है, 2060 तक। तो प्लानिंग करने का, आज अभी 2021 चल रहा है, समझो 39 ईयर्स के बाद आपको वो पैसा, आपका प्रिंसिपल तो मिलेगा ही, और हर साल जो आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 7%, अगर वो फिक्स हो गया, अभी आपने हो गया वो बॉन्ड खरीद लिया 7.67, तो कितना भी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो जाए आपको मिलना तो उतना ही है, समझा। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट इन फ्यूचर बढ़ गया तो आपको तकलीफ होगी, कम हो गया तो मजा आएगा, दैट्स इट, बराबर। सो दिस इज व्हाट बेटा गिल्ड फंड, जो एक्सक्लूसिवली इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, याद रखना, ठीक है। और इसमें हमेशा याद रखो डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता, डिफॉल्ट रिस्क इन द सेंस व्हाट, क्रेडिट रिस्क नहीं होता। इसमें कौन सा रिस्क होता है? यस, इंटरेस्ट रेट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क। कोई भी सिक्योरिटी है रिस्क तो है, और रिस्क है तो इश्क है, समझा, मालूम पड़ गया। तो दिस इज व्हाट गिल्ड फंड्स, याद रखो सब लोग, वो सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए, इसको माइंड में फिक्स रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। गिल्ड फंड, जी सेक सिक्योरिटीज, मालूम पड़ा, मतलब जी सेक फंड बोल सकते हो उसको, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड, ओके। बैलेंस फंड, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, बैलेंस फंड। बैलेंस फंड याद रखना, ये क्या करता है, बैलेंस फंड इन्वेस्ट इन बोथ, इक्विटी मार्केट में भी, इक्विटी शेयर्स में भी, और डेट में भी। इक्विटी मतलब वेरिएबल इनकम जहां आपको मिलेगी, और डेट मतलब फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट। तो ये दोनों में इन्वेस्ट करेगा, एक प्रपोर्शन डिसाइड करके, क्या कैसा मार्केट है उसके बेसिस पे ये प्रपोर्शन डिसाइड करके इन्वेस्ट करता है। और इसका मेन एम ही है आपको ग्रोथ भी मिलेगा, रेगुलर इनकम भी मिलेगा, क्योंकि ये इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो ग्रोथ और रेगुलर इनकम तो फिक्स है। सो दीज फंड्स आर आइडियल फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक मॉडरेट रिस्क। अब ये भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा फंड है, जो रिस्क लेना चाहते हैं बट मॉडरेट रिस्क, हाई रिस्क भी नहीं, क्योंकि डेट में भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ना आपका। सो दीज फंड्स आर आइडियल फॉर मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स विलिंग टू टेक मॉडरेट रिस्क, ठीक है। और एनएवी ऑफ सच फंड्स आर लाइकली टू बी लेस वोलेटाइल। इस फंड का एनएवी भी क्या होता है बेटा, लेस वोलेटाइल है, वोलेटिलिटी इसमें कम होती है, बिकॉज आपका डेट में भी इन्वेस्ट हो रहा है, कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स। अगर आप कंपेयर करोगे प्योर इक्विटी फंड्स, तो प्योर इक्विटी फंड से इसमें वॉलेटिलिटी क्या होगी, थोड़ा कम होगी, क्योंकि यहाँ डेट में भी प्रपोर्शन, डेट में भी आपका पोर्शन इन्वेस्ट हो रहा है, राइट। सो दीज फंड्स आर आल्सो कॉल्ड हाइब्रिड फंड्स। बैलेंस फंड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिड फंड, क्योंकि आपका जो फंड है वो डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट हो रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हाइब्रिड फंड्स, गॉट इट, क्लियर है, मालूम पड़ा। तो दिस इज व्हाट बैलेंस फंड, याद रखना, इक्विटी, इक्विटी शेयर्स एंड डेट दोनों में इन्वेस्ट हो रहा है। ये प्रोवाइड क्या करता है आपको, ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम, और एक प्रपोर्शन में इन्वेस्ट होगा, जैसे 60-40 हो गया, 40-60, 50-50, जो भी प्रपोर्शन है वो फंड मैनेजर डिसाइड करेगा, अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट करेगा, बराबर है, मालूम पड़ा। इसमें वॉलेटिलिटी कम होती है एज कंपेयर टू प्योर इक्विटी फंड्स, गॉट इट, क्लियर।